नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। इसका मॉक टेस्ट पहले भी हमने कई किए हैं, इसकी टेस्ट सीरीज भी पहले हमने लॉन्च की थी और उस टेस्ट सीरीज का रिस्पांस अच्छा था। आप लोगों की डिमांड पे फिर से एक टेस्ट सीरीज चालू होने जा रही है 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में, जिसमें कि रोज एक पेपर आपको मिलेगा 40 क्वेश्चन का जीएस पोर्शन का। और इस एग्जाम में जीएस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा सिलेक्शन में। कारण यह है कि 80 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 120 टोटल होंगे। 80 इसमें पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से और 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जीएस से। जीएस में पूरा सिलेबस जीएस का और साथ में करंट अफेयर भी इसी में शामिल होगा। तो इस लिहाज से जिसके यहाँ पर 30 से ऊपर क्वेश्चन होंगे उसका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो उधर 80 और ये 40, 2/3 ये जीएस का पोर्शन है। तो इसकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक डेली प्रैक्टिस कीजिए और फिर 19 सितंबर को एग्जाम दीजिए। कैसे क्वेश्चन होंगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मॉक टेस्ट पहले कर लीजिए हमारे साथ। इसका उत्तर आप देंगे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का, फिर हमारे बताए गए उत्तर से मिलान करेंगे। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? 2021 में जो ये सम्मेलन हुआ है 25 जनवरी 2021 को हुआ है और इसकी मेजबानी नीदरलैंड सरकार के द्वारा की गई है। और ये जो है CAS ऑनलाइन के नाम से ये शिखर सम्मेलन जाना गया। क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट, CAS क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट के नाम से इसको जाना गया। 2021 का है, नीदरलैंड ने इसकी मेजबानी की है। किस मुगल शासक को कलंदर कहा जाता था? बहुत बढ़िया प्रश्न है इतिहास का। तो कलंदर के नाम से बाबर को जाना जाता था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पानीपत का जब युद्ध हुआ तो उसके विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। किसका? सिल्वर का, चांदी का सिक्का दान में दिया था। और इसी कारण से उसकी उदारता को देखते हुए कलंदर उसे कहा जाने लगा। ठीक है। मीथेन गैस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मीथेन एक कार्बनिक गैस है। दूसरा है कि इसे हास गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राकृतिक रूप से सब्जियों के विघटन से प्राप्त की जा सकती है और मीथेन का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। हास गैस के नाम से इसको नहीं जाना जाता है। ये असत्य कथन इसका हो जाएगा, क्योंकि हास गैस जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को हास गैस के रूप में जाना जाता है। मीथेन बाकी धान के खेत में जुगाली करने वाले पशुओं से ये सब निकलती है और गैसीय ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन के औद्योगिक उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइलिन एवं लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। और ये एंजाइम जो है, जब आप खाना कुछ खाते हैं तो आपकी पाचन क्रिया जैसे आप मुंह में रखते हैं वहां से चालू हो जाती है और जब आप किसी चीज को देख के ललचाते हैं तो लार निकलता है। टाइलिन और लाइसोजाइम ये लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। और यहीं से क्या होता है, ये पाचन क्रिया को शुरू कर देते हैं। ठीक है। और ये जैव उत्प्रेरक भी एंजाइम को कहा जाता है, क्योंकि इनकी उपस्थिति से ही रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। सामान्य तौर पर भी सरलता और आवश्यक गति से चलती रहती हैं। इसी कारण से एंजाइम जीवधारियों में जैव उत्प्रेरक के रूप में पाए माने जाते हैं कि ये जैव उत्प्रेरक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना, 1987 में ही स्थापित हो गया था, ये आपको पता है, ये इलाहाबाद में है। एक ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ, ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा नहीं है, तो एक इसमें यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन। ये तो बड़ा आसान कर दिया, 1999 में ये स्थापित किया गया। तो ये राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है रायबरेली में 2013 में स्थापित हुआ, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आप इलाहाबाद, अलीगढ़, बनारस यानी काशी हिंदी विश्वविद्यालय को ध्यान में रखेंगे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। और ये स्थित है कहाँ पर? जिनेवा में। और जिनेवा में इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में, है ना। तो विश्व मौसम संगठन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और जो इसका मुख्यालय जिनेवा, तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है।
और जरा बताना आप जेनेवा है कहाँ, किस कंट्री में पड़ता है जेनेवा, ये इस टेस्ट का प्रश्न है। इसको आप कमेंट करके बताएंगे, जो प्रश्न का उत्तर देंगे मैं मानूंगा वो लोग पढ़ाई करने वाले लोग हैं। और आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, आप कुछ जान ज्वाइन करना चाहते हैं ये टेस्ट सीरीज, तो 6307281212 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और ज्यादा कोशिश करिए व्हाट्सएप लेके करके जानकारी ले लीजिए। और हमारे बहुत सारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है आरओ और यूपीपीसीएस के लिए, उसका भी आप लाभ उठाइए। निम्न राज्यों के निर्माण का आरोही क्रम बताना है। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे बाद से फिर पहले पे आपको जाना है। तो सबसे आरोही क्रम मतलब सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ तो सन बढ़ेगा यहाँ पर, ऐसे ध्यान रखिए। तो सबसे पहले नागालैंड के अगर हम देखें तो नागालैंड का जो गठन हुआ था 1963 में हुआ था, तो नागालैंड को 1963 आप कर दीजिए। उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे तो दिया हुआ है एक इसमें मेघालय, मेघालय को आप देखेंगे तो 1972 में ये हुआ था, 1972। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम 1975 में हुआ था, और अरुणाचल प्रदेश 1986 में हुआ था, 87 86 में इसका ऑर्डर 87 में हुआ था। तो इस तरीके से यही क्रम सही हो जाएगा, सबसे पहले नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ऐसे आपसे अगर पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 2000 में ही हुआ है। और अगर आपसे झारखंड पूछ लिया जाए तो ये भी 2000 में हुआ है। इनमें भी क्रम कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा उसके बाद में हुआ, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, और लास्ट में झारखंड। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। यानी कि जो 4 दी हैं, 4 में से 3 प्रशांत महासागर से हैं, एक जो है वो प्रशांत महासागर से नहीं है, और वो कौन सी है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए तो आपको याद आ जाएगी, मैप अगर आपने देखा होगा। एक धारा है कनारी, और कनारी धारा एक ठंडी धारा होती है, ये भी पूछा जाता है, कोल्ड करंट होती है, और ये अटलांटिक ओशन में बहती है। और अटलांटिक ओशन में भी देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये आपको बहती हुई मिलेगी। बाकी क्यूरोसियो गर्म जलधारा है ना, जापान के पास आपको मिल जाएगी। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है, यूएसए के पश्चिमी तट पर आपको मिल जाएगी। हम्बोल्ट जो है ये ठंडी जलधारा है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली धारा हो जाएगी। कनारी यहाँ पर प्रशांत महासागर में नहीं है, अटलांटिक में है। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जितने बांध है उनकी लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। ये सब आप कोई भी जीके की बुक उठाइए, जैसे लूसेंट है, लूसेंट को उठाइए और ये बांध वगैरह की लिस्ट देखते रहा करिए, जिससे कि आपके ये सब प्रश्न ना गलत हो, क्योंकि ये सबके सही होते हैं। और इन प्रश्नों को जो गलत करके आता है वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है, फाइट से बाहर हो जाता है। तो अलमट्टी बांध किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर पड़ता है। ठीक है, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है एक, जैसे कृष्णा नदी पर एक तो अलमट्टी बांध है, दूसरा एक कावेरी नदी यहाँ दिया है। तो अगर आपसे मेटूर बांध पूछ लेता तो मेटूर कावेरी पे पड़ता है। अगर आपसे पूछ लेता जैसे महानदी पे कौन सा बांध है, तो महानदी पे आपको पता है कौन सा बांध है, जरा इसको आप बताएंगे महानदी पे कौन सा बांध पड़ता है, और ये काफी फेमस बांध है। ऐसे आपसे कभी चंबल नदी पर गांधी सागर बांध भी पूछ लेता है, आपसे ऐसे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिस्ट आपकी इंपॉर्टेंट है, जो आप बार बार रिवाइज करेंगे तो तैयार होती रहेगी। और हमारी टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें व्याख्या में ये सारी चीजें दी होती है, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके एक क्वेश्चन के साथ जैसे 40 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपके 150-200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है, उत्तर मैदान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ना, तो किसके कारण होती है, तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये वर्षा होती है उत्तरी मैदानों में। और ये किस महीने में वर्षा होती है, शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु कब होती है उत्तर भारत में, फरवरी वगैरह में आप देखते हैं वर्षा होती है, उस समय वाली ये वर्षा जो वैलेंटाइन डे के आसपास होती है, उसके पहले ही हो जाती है, फरवरी के पहले सप्ताह में आपको ये मिल जाएगी। और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से ये उत्पत्ति होती है इनकी, जो पश्चिमी विक्षोभ है, और वहां से आर्द्रता ग्रहण करके आते हैं, यहाँ पर वर्षा करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। 3 शहर इसमें से गंगा नदी के किनारे हैं, 4 में से एक शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे नहीं है। फतेहपुर आप चेक करिए, फतेहपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर है, उत्तरकाशी भी है, ऐसा नहीं है, कानपुर तो है ही है, तो उत्तरकाशी कैसे हो जाएगा, उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे नहीं। उत्तरकाशी जो पड़ता है ये आप भागीरथी, है ना, भागीरथी गंगा नदी की प्रधान शाखा है,
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक स्थान से निकलती है और भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है तो ये गंगा का निर्माण होता है। उत्तरकाशी जो है ये भागीरथी से संबंधित है, उसके तट पर स्थित है, ना कि ये गंगा नदी के। अब ऐसे आप कहेंगे बाद में तो ये गंगा कहलाती है, तो बाद में कहलाने से नहीं होता है, ठीक है ना। तो भागीरथी, ये ध्यान रखिए। ग्रीन कोल्ड किस की किस्म है? ग्रीन कोल्ड, ग्रीन कोल्ड जो है ये केंद्रीय बजट 2018 की बात है, उसमें बांस को कहा गया था हरा सोना, है ना, बांस को हरा सोना कहा गया था। और उसी समय एक चाय की किस्म की बात की गई थी, ग्रीन कोल्ड, तो ये चाय की किस्म है, डी ऑप्शन। तो कभी हरा सोना कहा जाए कौन है, तो हरा सोना जब भी पूछा जाएगा तो ये बांस के लिए संदर्भित किया गया था हरा सोना शब्द, और ग्रीन कोल्ड ये चाय की किस्म थी। भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 30 जनवरी, 30 जनवरी और किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए आप जानते हैं 30 जनवरी? 30 जनवरी को और कुछ होता है भारत में, उसको भी ध्यान करिए। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है? जब पढ़ाई करिए तो सेंटर में ये डेट रखिए और फिर निकालिए डायमेंशन क्या क्या इससे हो सकता है, और अगर इतना रिवाइज कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। फालतू की चीजें नहीं, काम की चीजें, ठीक है। तो कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये दिवस पूरे विश्व में देखा जाए तो ये अंतिम रविवार को, लेकिन भारत में इसके लिए तिथि निश्चित की गई है। और मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा गया था, मतलब मैंने पूछा था आपसे, पूछा भी, तो वो है कि गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को होती है, यही मैं पूछ रहा था आपसे। तो गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इसको 30 जनवरी को निश्चित कर दिया गया है। वैसे पूरे विश्व में अंतिम रविवार जो जिस तिथि को पड़ेगा जनवरी में, तो उसको मनाया जाता है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। 100% पाइप लाइन के द्वारा पेयजल की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ये हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया गया है, और लक्ष्य रखा गया है कि ये उद्देश्य पंजाब 2022 मार्च तक कंप्लीट कर लेगा, पूरा कर लेगा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? कभी कभी पित्त की थैली में स्टोन हो जाता है, तो वसा का जो पाचन है, फैट का पाचन है, वो प्रभावित हो जाता है इससे। और पित्त की थैली जब निकाल दी जाती है तो बाद में मोटापा कई बार बढ़ जाता है लोगों का, है ना। तो वैसे देखा जाए कि जो पित्त है वो क्या होता है, 7.7 इसका क्या होता है, पीएच मान होता है। और पित्त जो होता है वो क्षारीय किस्म का होता है, क्षारीय द्रव होता है। सबसे ज्यादा इसमें पित्त में पूछा जाए क्या होता है, तो इसमें जल सबसे ज्यादा होता है, 80-85% इसमें जल पाया जाता है, बाकी अन्य तत्व इसमें पाए जाते हैं। और वसा के पाचन में ये बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल निभाता है, ठीक है। पित्ताशय में अगर पत्थर हो जाता है तो व्यक्ति का दर्द तो जो होगा होगा ही, वसा का पाचन भी नहीं होता है। कपड़ों को नील लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? कपड़ों का नील लगाने का एक ही उद्देश्य होता है, जो पीलापन आ जाता है तो पीले रंग को हटाने के लिए, सफेदी उत्पन्न करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं। अंग्रेजों से इसको अगर कनेक्ट करें तो नील आंदोलन ही पूरा आप याद करिए, नील की खेती आप याद करिए, है ना। तो ये सारी चीजें आप कनेक्ट करके देखा करिए। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान कहाँ पर अवस्थित है? किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। और ये स्थित कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सबसे बड़ी बिगेस्ट खान है ये पूरे विश्व में, किसकी? डायमंड की सबसे बड़ी हीरे की खान है। बिग होल के नाम से इसको जाना जाता है, बिग होल के नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिग होल के नाम से इसको जाना जाता है। और डायमंड खान इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से इसको आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी खान है। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी भारत नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत रत्न अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां को। ये पाकिस्तानी नागरिक थे, है ना। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना हुई थी, याद करिए इसी समय, 2 जनवरी 1954 को, है ना। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था ये पूछा जाए, खुदाई खिदमतगार किसका संस्थापक कौन था? तो ये सब खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको इन्हीं सब कारणों से 1987 की बात है, 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे, फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के नहीं थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला जो प्रश्न है,
हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा कुछ अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 10 जुलाई 1946 की बात है। 10 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान पर कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कैबिनेट मिशन प्लान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। बात समझ में आ गई? जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान का प्रस्ताव किसने रखा, किसने था? ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 1929 में रावी नदी के तट पर झंडा जो फहराया गया था, है ना, जब भारत को आजाद करने का संकल्प पारित हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी उस सम्मेलन की? ये सब प्रश्न इनसे रिलेट करके याद करिए। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? कौन अतिवादी नहीं था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो लाल, बाल, पाल, ये तीनों लोगों को तो आप जानते ही हैं। लाल, बाल और पाल, ये जो अतिवादी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ये अतिवादी नहीं थे, ये उदारवादियों में गिने जाते हैं। किसमें? अतिवादी नहीं थे तो क्या थे? उदारवादी थे। ठीक है, बाकी ये लोग तो अतिवादी थे। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की, ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कहां पर है? तो इडुक्की जो जिला पड़ता है, स्थान जो पड़ता है, वो केरल में पड़ता है ना। और ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। केरल आप देखेंगे तो यहाँ पर केरल की ये पट्टी आपको पूरा मिलेगी। तो पश्चिमी घाट पर स्थित है, वर्षा आधारित क्षेत्र है, और यहाँ पर इलायची की खेती होती है। इलायची की व्यापक पैमाने पर खेती यहाँ पे केरल में होती है, उत्पादन होता है। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा आगे आ जाएगी कितनी? तो 1 घंटे में मिनट की सुई कितनी जाएगी, उसी हिसाब से आप निकाल लीजिए। तो अब आप आगे निकालेंगे इसमें, तो इसका ये आ जाएगा कि एक 360 में से 16 मिनट में मिनट की सुई, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे चली जाएगी। तो 1 घंटे में मिनट की जो सुई है वो कितना आगे जाएगी, इस हिसाब से फिर 16 मिनट में। तो ये हो जाएगा आपका, कैसे निकलेगा? तो 1 मिनट। अब 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई का आप निकालेंगे तो 360 माइनस 30 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 330 मिनट ये गेन करेगी। इसको आप 16 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप जब कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.5, और ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 चक्का 16 पंचे 80 और आधा 88 डिग्री, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। प्रैक्टिस करिए इसकी, हमारे टेस्ट सीरीज में इसके भी क्वेश्चन रहेंगे। एक्स कहता है वाई से, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, तुम मेरे भाई नहीं हो। यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, तो क्या हो सकते हैं? अगर पिता पुत्र है तो भाई बहन का ही रिश्ता हो सकता है, भाई नहीं है तो बहन हो जाएगा। कितना सरल सा प्रश्न है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? बी उसी कार्य को ए द्वारा किए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आप इसको निकाल लीजिए, 1/18 और 1/9 आधे दिनों में करता है। यहां से आप रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36, और यहाँ पे 2 4 4 2 6, 1/6 आया, यानी कि 1/6 दिनों में पूरा कर लेंगे। कितने भाग को पूरा करेंगे? तो 1/6। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो अयोध्या का शिलालेख जो था वो शुंग वंश के शासकों ने लिखवाया था। प्रथम शासक था पुष्यमित्र सिंह। तो पुष्यमित्र सिंह का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त होता है और उसे सेनापति कहा गया है उसमें, और उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन भी इसमें किया गया है। ये अभिलेख अब क्षतिग्रस्त अवस्था में है और इसमें सेनापति पुष्यमित्र और उसके उत्तराधिकारी धन का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये किससे? शुंग वंश से रिलेटेड है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? सर्विस टैक्स। राजा जो चिलैया समिति एक थी उसने सिफारिश की थी। 1994-95 की बात है जब राजा जे चलैया समिति का गठन हुआ था। तो 94-95 मतलब उसने संस्तुति दी थी, इस बजट से लागू कर दिया गया था। 93-94 में गठित हुई थी, मतलब रिपोर्ट दिया था इसने 94 में, और 94-95 से इसको लागू कर दिया गया था। और सेवा कर का
एवं सेवा कर में विलय भी हो गया है। अब जीएसटी की बात आ जाती है ना, जीएसटी में लिया जाता है, वस्तु एवं सेवा कर में सेवा कर ये समाहित हो गया ना। तो ये स्टार्टिंग राजा जी चिलैया समिति के द्वारा की गई थी। ऐसे ही प्रश्न जब आप तैयार करेंगे और रिलेट करके तैयार करेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। दाब का एसआई मात्रक डाइन नहीं होता है, बाकी तो ये सब सही दिए हैं। दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और डाइन जो होता है ये सही है, दाब का मात्रक तो है लेकिन ये सीजीएस प्रणाली में मात्रक होता है जो डाइन दिया है। और एसआई में पूछ रहा है तो इतना माइन्यूट लेवल पर ध्यान दीजिए, तो ये पास्कल है। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो भारत में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल हुआ करता था तो उस समय इब्न बतूता आया था। अब इब्न बतूता पे और प्रश्न तैयार करिए। ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का निवासी था। मोरक्को यानी कि अफ्रीकी यात्री था, अफ्रीका में पड़ता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और इसकी एक पुस्तक कई बार पूछी गई है, रहेला, इसको भी आप याद कर लीजिए। तो इब्न बतूता के बारे में, एक मोरक्को का निवासी, रहेला इसकी बुक है, इसकी पुस्तक का नाम है। ए, बी और सी एक व्यापार में क्रमशः 380, 400, 420 रुपए का निवेश करते हैं। कुल लाभ 180 रुपये होता है, तो साझेदारों में कैसे बांटा जाएगा? तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, 57, 60 और 63 रुपए इसमें उनके बीच में विभाजित जब आप करेंगे, इसका रेशियो निकाल लीजिए और 180 रुपए के हिसाब से इसमें डिवीजन डिवाइड कर दीजिए, तो 57, 60 और 63 यह आ जाएगा। बहुत सरल सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है ना? तो विटामिन कौन सा है? शरीर में जो हार्मोन भी एक मतलब पोषक तत्व तो देता ही, हार्मोन भी है, ये शरीर में बनने वाला एक हार्मोन के तौर पर भी तो बहुत महत्वपूर्ण भी है, हमारे शरीर के लिए होता है, और ये विटामिन डी है। विटामिन डी जो है ये एक पोषक तत्व के साथ शरीर में बनने वाला हार्मोन भी होता है, और इसकी अगर कमी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। सनसाइन विटामिन भी इसको कहा जाता है। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। सूर्य की रोशनी में जो दूर रहेगा, बैठेगा नहीं, तो उसको समस्या हो जाएगी। सूर्य के प्रकाश की प्रक्रिया से शरीर द्वारा उत्पन्न होता है ये, और ये घुलनशील विटामिन के समूह में आता है। वसा कोशिकाओं में ये संचित रहता है। कहां पर? फैट जो कोशिकाएं, फैट जो सेल्स हैं उसमें ये संचित रहेगा। ठीक है। और लगातार कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के कारण हड्डियों के निर्माण में भी ये बहुत उपयोगी होता है। तो बोन के निर्माण में भी ये उपयोगी होता है विटामिन डी जो होता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है, और इधर आपका दिया हुआ है पहाड़ियां और इधर दिया हुआ है राज्य, तो इसको आपको मिलाना है। मैं देख रहा था कि ये सेट हो जाता, कोई बात नहीं। ये 1B, A, B, C, D ये है, और 1, 2, 3, 4 ऐसे सामान्य सा ये प्रश्न है। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो गारो है ये मेघालय हो जाएगा, तो ये ए का 1 मिरी तमिलनाडु हो जाए, नहीं मिरी तो तमिलनाडु नहीं होगा, मिरी अरुणाचल प्रदेश होगा, मिरी अरुणाचल प्रदेश। तो मिरी को आप अरुणाचल प्रदेश से कर दीजिए। बी का 3, तो ऐसे लिख लीजिए, ए का 1, बी का 3 और सी आया। सी का जो डालमा दिया हुआ है ये झारखंड हो जाएगा, तो नहीं है, डालमा डी पे दिया है। कुल्लई मलाई, कुल्लई मलाई तमिलनाडु हो जाएगा, सी का 2 और डी का 4। तो A1 B3 C का 2 D का 4, A1 B3 C का 2 और D का 4, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए आपसे पूछ लिया गया पहाड़ियां और राज्य। अब आप एटलस उठाइए, मैप खोलिए, और मैप में जितने भी हैं इनको सब तैयार कीजिए। जैसे आप सतपुड़ा भी तैयार कर लीजिए, आप गारो खासी जयंतिया के बारे में भी पढ़ लीजिए, आप इधर अन्नामलाई पढ़ लीजिए, उधर आप हिमालय के बारे में देख लीजिए, चोटियां देख लीजिए। पढ़ाई ऐसे की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरहा पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोक गायन है, क्या ये सही है? उत्तर प्रदेश में जो लोकगीत है उसमें से बिरहा भी है, बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है, और बिरहा में अधिकांशतः हास्य रस के गीत गाए जाते हैं। ये यहाँ पर गलत है, ये हास्य रस नहीं, ये वीर रस प्रदान होता है। इसमें क्या होता है? वीर रस होता है, वीर रस के गीत गाए जाते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, बिरहा जब गाया जाता है तो करताल बजाया जाता है, करताल का उपयोग किया जाता है। घटना कोई होती है उसका वृतांत बताया जाता है, उसकी वीरता का बखान किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, जनगणना भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है?
तो जनगणना जो है वो किसका है, वो संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। केंद्र सरकार ही तो जनगणना कराती है हर 10 साल पे। अब 2021 की जनगणना होनी थी, कोरोना के कारण ये लेट हो रही है। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वास्थ्य और ये स्वच्छता किसका विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पुलिस किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा परिसीमन आयोग का कार्य है, तो परिसीमन आयोग के कार्य आप देखिए, निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को समान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमा निर्धारित करना। आयोग के सदस्यों के विचारों में मतभेद है तो निर्णय बहुमत आधार पर यहाँ पर होता है, ठीक है। और आयोग के निर्णय जो होते हैं किसी भी न्यायालय में वाद योग नहीं होते। तो परिसीमन आयोग के संबंधित ये सारी विशेषताएं सही है। कार्य क्या ये विशेषताएं हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। स्टारलिंक क्या है, स्टारलिंक किसे कहते हैं, तो स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट समूह है। स्टारलिंक ये टेस्ला और स्पेस एक्स के कार्यकारी निदेशक का नाम आपने सुना होगा, एक है एलोन मस्क। इंसान हो तो ऐसा, एक जिद्दी इंसान जिसने दुनिया बदल दी। तो उन्होंने 12 देशों में स्टारलिंक के 70,000 से अधिक यूजर्स होने का दावा किया और कहा कि हम इसको वैश्विक इंटरनेट कवरेज, अब मतलब आसमान में अपने उपग्रह छोड़ के उससे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ये बात इन्होंने कही। तो स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट समूह है। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, भारत का क्या स्थान है, तो भारत का जो टोटल देश थे, टोटल देश में से 10वां स्थान है। चीन का 33वां है, पाकिस्तान का 79वां है। चीन का आप देखेंगे तो 33वां स्थान है, चीन 33वां है, ये चीन का स्थान दिया हुआ है। भारत का ये 10वां स्थान है, ये भारत का है, ठीक है, साइबर सुरक्षा सूचकांक में। और साइबर सुरक्षा क्षमताओं की रैंक अगर वैसे देखी जाए तो सबसे सही स्थान इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का आया था, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका का इसमें ठीक ठाक स्थान था। और संयुक्त राष्ट्र के ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा में अपनी रैंकिंग में 47 से 10 तक भारत ने ये रैंकिंग सुधारी है, तो ये बड़ी बात है। और अमेरिका अगर पहले स्थान पर है तो आप ये भी जान सकते हैं कि भारत 10वां स्थान लाया है, ये भी एक कम गर्व की बात नहीं है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की, तो ये मेजबानी भारत ने ही की है। शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई 2021 में ब्रिक्स की, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। अब इनकी अलग अलग बैठकें होती रहती हैं, तो शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसकी मेजबानी भारत ने की थी। और ये 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, उसी के हिस्से के रूप में ये किया गया था, वर्चुअल मोड में हुआ। और 8वीं ये ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक थी, वैसे 13 लेकिन ये 8वीं थी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ये तो आपको पता ही होगा। और इसकी थीम इस बार जो रखी गई वो अधिकार और विकल्प रखी गई, राइट्स एंड चॉइसेस, ये इसकी इस बार थीम रखी गई, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरो कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता, कौन सा देश था जिसने यूरो कप 2020 का खिताब जीता, तो ये कप जो खिताब जो जीता है वो इटली की फुटबॉल टीम ने जीता है। किसने, इटली ने। यूरो कप जो जीता है वो इटली ने जीता है, और इटली ने इंग्लैंड को हराया है। अगर हारने वाले की बात की जाए तो इंग्लैंड वाले हारे हैं, इटली वाले जीते हैं। और बाकी इसमें यूरो कप में जो भाग लेने वाली टीमें थी, पूरा यूरोपियन जो कंट्री है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, हंगरी, इन सब टीमों ने भाग लिया था। और यूरो को UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है, इसको UEFA के नाम से भी जाना जाता है ना, यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या है, विश्व युवा कौशल दिवस 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कौशल बढ़ाने के लिए, उद्यमता बढ़ाने के लिए 15 जुलाई को निश्चित किया गया था, तो 15 जुलाई को ये मनाया जाता है, ठीक है ना, 15 जुलाई। अब इसमें करंट अफेयर जो आएगा वो 3-4 महीने ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। हम जो टेस्ट आपका 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में कराने जा रहे हैं, इसमें हम सब पूरा कवर करा देंगे आपका, जिससे कि आपका पेपर लगभग करंट वहीं से मिल जाए और अच्छा हो जाए। और इसका सही उत्तर क्या होगा, विश्व कौशल जो दिवस है इसका
थीम क्या है, तो महामारी उपरांत युवा कौशल की पुनर्कल्पना, री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप 1 तारीख से टेस्ट देना चाहते हैं तो आप IAS प्रेप अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और कोई जानकारी लेना है तो 6307281212 पर व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।